आई एम रियली ओवरवेल्म्ड। इतना अच्छा फेलिसिटेशन किया है मेरा एक्चुअली मेरा काम ही यही है। लास्ट 15 ईयर्स से जब से इस इंडस्ट्री में हूँ मेरा सारा एक्सपीरियंस जो है वो एमएफडीज के बीच काम करने का है और मैंने बहुत कुछ सीखा है और अभी टाइम जो है वो वापस देने का है, राइट। और मुझे मौका मिला एक्चुअली एम्पावर एजुकेशन और पीफा के थ्रू कि ये एक चीज़ स्टार्ट की जाए ताकि यही चीज़ जो मैं बाकी लोकेशंस पे भी इम्प्लीमेंट कर सकूं। ओके ओके, सॉरी, कॉलर माइक दे दीजिए। आई एम यूज्ड टू कॉलर माइक। उसको बोला आईटी वाले को, आईटी वाले को। ओके, मैं एक फिलॉसफी बताता हूं आपको। प्यार जो है हो जाता है, किसी से भी हो जाता है, मोहब्बत की जाती है, और इश्क जो है वो किस्मत है। इश्क से बना है आशिकी, और आशिकी जहां है वहां पे रिस्क है, राइट। नहीं, आप उल्टा भी बोल सकती। ये क्या है कि ये जो एक वेब सीरीज का डायलॉग है ना, रिस्क है तो इश्क है, और उल्टा भी है, इश्क है तो रिस्क है, राइट। और यहां पे इस वेब सीरीज में इश्क का मतलब रिटर्न से है, राइट। जितना रिस्क उतना रिटर्न, है ना। जितना ज्यादा रिस्क लेंगे आप उतना ही रिटर्न मिलेगा। और जिन लोगों ने इस मार्केट में वॉलेटिलिटी को देखा है, पिछले 30 सालों में वॉलेटिलिटी को देखा है, वो लोग एक ही चीज बोलेंगे कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, राइट। तो ये जो रोलर कोस्टर राइड है ना मार्केट का, ये आपको अगर आप इस पे जा रहे हो ना, तो डेफिनेटली आपको एक डिसिप्लिन, एक पेशेंस की जरूरत है। और ये डेफिनेटली एक जो है ना वो आग का दरिया ही है। उसके लिए आग के दरिया से पार लगाने के लिए हमारे जैसे एमएफडीज की जरूरत होती है, राइट। तो जब रिस्क की बात करते हैं तो सेम एज एवर एक लेटेस्ट बुक है मॉर्गन हाउसेल का, आप लोग जरूर पढ़िए। आप लोग, उसमें एक चीज है कि आप रिस्क के बारे में जब बात करो ना, सोचो रिस्क के बारे में, तो सारी चीजों के जब बारे में आप सोच लेते हो ना, उसके बाद में जो बचता है ना वो रिस्क है। 2020 में किसी ने भी कोविड प्रेडिक्ट नहीं किया था। 21 में किसी ने ये नहीं बताया था कि सेकेंड वेव इतना लेथल हो सकता है। 22 में किसी ने ये नहीं बताया था कि यूक्रेन वॉर भी है। और लास्ट ईयर किसी ने ये नहीं बताया था कि मिडिल ईस्ट में इतना बड़ा क्राइसिस होगा, राइट। सारे फंड हाउसेस, सारे रिसर्च रिपोर्ट्स जनवरी में जो आते हैं ना, उन्होंने किसी ने भी ये रिस्क को प्रेडिक्ट नहीं किया था। रिस्क बनता कैसे है? जब आप एक सिचुएशन, एक ही चीज रिपीटेडली करते जाते हो ना, और उसके बाद आप उस चीज से कंफर्टेबल हो जाते हो, और कंफर्टेबल होने के बाद एकदम से एक नई चीज सामने आती है जो आपको लगता है कि यार ये तो सोचा नहीं था मैंने। मैं नेशनल हेड की पोजीशन में पिछले 1.5 साल से हूँ, 2 साल से हूँ, और 2 साल में मैंने बहुत सारा ट्रेवल किया है। हफ्ते में 1 या 2 बार मुझे जो है ना एयरपोर्ट पे जाना पड़ता है, फ्लाइट लेनी पड़ती है। इसी महीने शुरुआत में मैं दिल्ली से रांची जा रहा था, और मेरा एक केबिन बैग होता है, एक लैपटॉप बैग। सीधा आप बोर्डिंग पास निकालो कियोस्क से, अंदर चले जाओ, गेट नंबर देख के गेट पे बैठे, प्रेजेंटेशन की तैयारी अगर करनी है तो, नहीं तो फ्लाइट बोर्ड की चले गए, राइट। इस बार भी मुझे जब रांची की फ्लाइट मुझे लेनी थी, एयर इंडिया एक्सप्रेस, टर्मिनल 3 से फ्लाइट था, कियोस्क के काम नहीं कर रहे थे कोई भी। तो मैं QR कोड स्कैन करके अंदर चला गया। स्क्रीन पे मैंने फ्लाइट देखा, गेट नंबर देखा, और उस गेट पे जाके बैठ गया। जब प्रेजेंटेशन पे काम कर रहा था, और जब मेरा नंबर आया, मैंने कहा चलो लाइन में जाके, जब QR कोड स्कैन करने के लिए फ्लाइट स्टाफ को दिया, तो पता चला वो मेरी फ्लाइट है ही नहीं। फ्लाइट है ही नहीं, फ्लाइट मुझसे मिस हो चुकी। उन्होंने बोला आपकी फ्लाइट चली गई। भाई कैसे चली गई फ्लाइट? बोले फ्रॉम दिल्ली टू रांची 5 मिनट के गैप में 2 फ्लाइट्स चलती हैं। मैंने स्क्रीन पे देखने में गलती कर दी, मैं दूसरे गेट पे पहुंच गया। मुझे ऐसा लगता था कि शायद कोई फ़ोन कॉल मुझे आ जाएगा, क्योंकि 150 बार मैं अगर ट्रैवल कर चुका हूं तो फ़ोन कॉल या मैसेज तो आता ही है, और मैं यूज्ड टू हो गया था उस प्रोसेस का, क्योंकि मैं रिपीटेडली वही काम कर रहा था, है ना। और वही काम करते 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 कि मुझे लगा कि इस बार भी ऐसा ही होना है, और बिल्कुल बेफिक्र था, और मैं कंफर्ट में आ गया था। और उसके बाद में मेरी फ्लाइट मिस हो गई, मुझे दूसरी फ्लाइट लेनी पड़ी। हम लोग जब मार्केट में होते हैं ना, तो हम भी इसी तरीके से बिहेव करते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा है, सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं, और ये लगता है कि ये जो अच्छी खबर है ना, जो गुड न्यूज़ है, वो परमानेंट है, ऐसा ही होने वाला है।
और अगर कोई भी खराब चीज़ आती भी है सामने, हम तो सोचते भी नहीं है उसके बारे में, बात भी नहीं करते हैं। हम लोग वही न्यूज़ चैनल देखते हैं जो हमारे हिसाब से व्यूज़ देता है। हम लोग ट्विटर पे उन्हीं लोगों को फॉलो करते हैं जो हमारे व्यूज़ को कंफर्म करते हैं। हम उन्हीं लोगों को अपना दोस्त बनाते हैं जिनके साथ कंपैटिबिलिटी होती है हमारी, जो सेम व्यूज़, जो लोग सेम व्यूज़ देते हैं, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि वी बिकम ऑब्लिवियस ऑफ द बैड न्यूज़। और उसके बाद में क्या होता है कि जब कहीं से भी छोटी सी भी खराब गलत खबर सुनने को मिलती है ना, तो हम उसे इग्नोर करने लगते हैं, राइट। और फिर जब सामने, बिल्कुल सामने चीज़ आ जाती है तो फिर पैनिक क्रिएट होता है, और पैनिक क्रिएट करने के बाद में हम लोग बैड न्यूज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब तक नुकसान काफ़ी हो चुका होता है। और सेम चीज़ जो है ना, सेम प्रोसेस जब यहाँ से बैड न्यूज़ से गुड न्यूज़ आने वाली होती, सेम प्रोसेस तभी भी होता ही है, राइट। तो ये साइकिल है, और ये बेसिकली ये रिस्क है। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि रिस्क प्रोफाइल ऑफ इन्वेस्टर्स का रिस्क प्रोफाइल क्या है हमारे इन्वेस्टर्स का, जो टारगेट इन्वेस्टर है हमारा। इंडिया में जो डोमेस्टिक सेविंग्स हैं 5.5 ट्रिलियन डॉलर्स, उसमें से 34% जो है वो गोल्ड है, 30% बैंक डिपॉजिट्स है, यानी 64% एसेट्स ऐसी जगह पे हैं जहां पे लोग जो सेफ माने जाते हैं, जहां पे रिस्क कम है। यानी ये हमारे इन्वेस्टर्स का रिस्क प्रोफाइल है, और 10% ही इक्विटी में है। लेकिन हमारा एसेट एलोकेशन क्या है? एमएफडीज, इंडिया में 1,18,000 एमएफडीज हैं जिनका एयूएम 13 लाख करोड़ के आसपास है, और जिसमें अगर आप उनका एसेट्स देखोगे तो 65% एसेट्स जो है वो इक्विटी में है और 18% हाइब्रिड में है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप 83% इक्विटी में हो गए। बाकी आप अगर डेट देखो तो 12% ही है, राइट। अब अगर आप इसे थोड़ा सेग्रीगेट करते हैं, इसे अगर आप जिन लोगों का एयूएम लेस देन 100 करोड़ है, वो लगभग 1,16,000 लोग हैं, वहां पे ये चीज अलग है। 70% इक्विटी एसेट्स हैं और 18% हाइब्रिड एसेट्स हैं। जो लोग 100 to 500 हैं वो लगभग 2,000 लोग हैं, उनका एसेट 63% इक्विटी है। और जो लोग 500 करोड़ से ऊपर हैं, वो 240 लोग हैं, उनका 51% इक्विटी है। तो आप देख सकते हो कि जिस तरीके से एयूएम जैसे जैसे लोगों का बढ़ रहा है, वैसे वैसे लोग डेट की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जो इससे पीछे वाला स्लाइड था, उसमें क्या है कि 65% एसेट सेफ एसेट्स गोल्ड या फिर डेट में है, और हम लोग उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं। और हम उनके पास जब पहली बार जाते हैं तो उन्हें हम एसआईपी देते हैं स्मॉल कैप की, राइट। तो मोमेंट ऑफ ट्रुथ ये है कि जो गैप है इन्वेस्टर के रिस्क प्रोफाइल में और हमारे एसेट एलोकेशन में, वो फिल कैसे होगा, उसके लिए आपको डेट की तरफ देखना पड़ेगा। संदीप सर ने भी वही चीज़ बोली, थोड़ा तो डेट की तरफ देखना पड़ेगा। क्लाइंट के रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आपको एसेट एलोकेशन करना पड़ेगा। अब एक दूसरी स्टोरी, एक सक्सेस स्टोरी, मेरे दिल के बहुत पास है ये स्टोरी, और इसमें ड्रामा है, इमोशंस है, सस्पेंस है। 2008 से स्टार्ट होती है ये स्टोरी। 15 इयर्स का जो हमारा जर्नी है, अगर आप देखो तो 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, उसके बाद एंट्री लोड बैन, फिर इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट प्लान, कैटेगराइजेशन, रिडक्शन इन टीआर, इस तरीके की सारे चैलेंजेस हम लोगों ने अपने करियर्स में देखे हैं। लेकिन अगर आप एयूएम देखें तो 2008 में 4 लाख करोड़ का एयूएम था, जब डायरेक्ट प्लान आया तो 8.77 लाख करोड़ का एयूएम था, और आज 51 लाख करोड़ के आसपास का एयूएम है, राइट। लेकिन इसमें विनर कौन है? एमएफडीज। 2013 में आपका मार्केट शेयर 16% था, 2018 में आपका मार्केट शेयर 14% था, और अभी 25-26% है, राइट। तो ये ग्रोथ जो है वो सारे चैलेंजेस के बीच में आप लोगों ने देखी है, राइट। लेकिन एक रियलिटी चेक हो जाए, ये हमारा स्टोरी है, लेकिन एक रियलिटी चेक ये भी है। लास्ट ईयर फरवरी में एयूएम कितना था? 15,40,000 करोड़ इक्विटी का एयूएम था, अदर देन हाइब्रिड। इस साल कितना है? 23,60,000 करोड़। ये इंडस्ट्री है, एमएफडी नहीं है। डिफरेंस कितना हुआ? 8,19,000 करोड़। इक्विटी नेट सेल्स जो है वो 1,81,000 है, और एप्रिसिएशन जो है वो 6,38,000 करोड़ है।
एप्रिसिएशन इज 6,38,000, तो यानी आपने जो नया एसेट ऐड किया है वो 1,81,000 ही ऐड किया है, और इसमें SIP 1,94,000 का है। तो हम लोगों ने क्या किया है, राइट, वी हैव सस्टेन्ड द मनी सर। लेकिन जो ग्रोथ की हम लोग बात कर रहे हैं, जो हमने पीछे स्लाइड देखा, फोलियोज बढ़े हैं मानता हूं मैं, लेकिन आप ये देखिए कि ये जो इंक्रीज हुआ है ये SIP के थ्रू की वजह से हुआ है, राइट। और ज़्यादा ये 22% आपका नेट एसेट्स है, नेट इनफ्लो, और एप्रिसिएशन 78% है, राइट। तो हमें फोकस ये करना है कि हम लोग अगर मान लीजिए आज 4 करोड़ KYCs हैं और 58 करोड़ आधार पैन से लिंक, पैन और आधार लिंक्ड है, राइट। तो ये स्कोप तो बहुत बड़ा है, तो नए क्लाइंट्स पे फोकस करना है, उसके लिए रिस्क प्रोफाइल पे भी फोकस करना पड़ेगा, यानी पुराना वाला भी जो मैंने बात किया वो, और इसके ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट सेल्स कर रहे हैं, जिनका AUM सिर्फ मार्क टू मार्केट की वजह से ग्रो नहीं हुआ है, दैट इज द रियल ग्रोथ, राइट। लास्ट चीज कि दिस इज द बिजनेस ऑफ सिंप्लिसिटी एंड कंटिन्यूटी। मैंने अपने 15 साल के करियर में सबसे ज़्यादा इसी के ऊपर काम किया है, और सबसे ज़्यादा यही चीज़ आप लोगों से सीखी है कि कम्युनिकेशन से लेके आप जिस तरीके से अपने क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करते हो, जिस तरीके से अपने बिजनेस को आपने सिंप्लीफाई किया हुआ है, वो बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों से सीखी हैं, और वही जो मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसा लगता है कि ये 2 वे प्रोसेस है। हम लोग मार्केट में जब पैसा लगवाते हैं तो एक्सपेक्टेशन ये होती है कि 12% का रिटर्न आएगा, राइट, और रूल ऑफ 72 के हिसाब से 6 साल में पैसा डबल होना चाहिए, लेकिन उस बीच हमारी भी मेहनत बहुत सारी होती है। हम लोग इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं, लगातार कुछ ना कुछ पैसा लेके आते हैं, राइट, और वो सेविंग्स जो एक्स्ट्रा सेविंग्स है आपने जिसके लिए एफर्ट किया है, वो शायद अगर आप नहीं होते बीच में तो वो सेविंग्स हो भी नहीं पाता। तो अल्टीमेटली एम क्या है, क्लाइंट का वेल्थ क्रिएशन का है, वो दोनों तरफ से होता है। तो जब अगर 12% आप एडिशनल सेविंग्स करवाते हो तो ये कंपाउंडिंग 12% से ना होकर 24% से होगी, और जो 6 साल में पैसा डबल हो रहा था वो पहले भी हो सकता है। अभी इसमें अगर बिजनेस पे, अपने बिजनेस पे इम्पैक्ट हम लोग अगर देखते हैं तो 2 लोगों का मैं एग्जांपल लेता हूं, मिस्टर आरव, मिस्टर ध्रुव। दोनों लोग जो है वो 50,000 पर मंथ का बिजनेस सोर्स करते हैं। 2007 से अपना बिजनेस स्टार्ट किया है उन्होंने। तो मिस्टर ध्रुव जो है वो मार्केट ने 12% का रिटर्न दिया, लेकिन 12% का इंक्रीमेंटल बिजनेस वो भी लेके आते रहे, तो उनका AUM आज लगभग 18 करोड़ का है, और जो सिर्फ 5% का जो एडिशनल परचेजेस ले रहे थे उनका AUM 5 करोड़ का है। और ब्रोकरेज में भी आप डिफरेंस देख सकते हो, मिस्टर ध्रुव का 90 लाख का ब्रोकरेज आ रहा है, और मिस्टर आरव का 90 लाख आ रहा है, और मिस्टर ध्रुव का 21 लाख का ब्रोकरेज है, राइट। ये इतना ही सिंपल है। होता क्या है कि हमारा बिजनेस इतना रिवॉर्डिंग रहा है, लोगों को लगता है यार इतनी सिंप्लिसिटी हो नहीं सकती, क्योंकि कॉम्प्लेक्स चीज लोगों को ज्यादा अच्छी लगती है, राइट। कॉम्प्लेक्स चीजों को ज्यादा वैल्यू मिलती है, सिंप्लिसिटी को लोग इग्नोरेंस भी समझते हैं कि यार, राइट। इतना ही सिंपल है। दूसरा ये कि सिलेक्शन ऑफ स्कीम भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसी स्कीम जो कंसिस्टेंटली आपको परफॉर्म करे। आप प्रोसेस समझिए फंड हाउस का, उसके बाद आपको पता लगेगा कि ये इस स्कीम में पोटेंशियल है कि जो एक कंटिन्यूसली एक कंसिस्टेंट रिटर्न दे सकती है। तो अगर मैं 2 स्कीम्स को 2010 से कंपेयर करता हूं, जिसमें 60,000 इन्वेस्टमेंट हुआ है, दोनों स्कीम्स में 30,000, तो एक स्कीम ने 3.3 करोड़ कर दिया है SIP के थ्रू, और दूसरी स्कीम ने सिर्फ 2.03 करोड़ किया है। तो सिलेक्शन ऑफ स्कीम भी इंपॉर्टेंट है, और लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन्वेस्टमेंट रखना है। और लास्ट बहुत सिंपल चीज जो मैंने समझा है पिछले 15 सालों में, कि हम लोग मार्केट के बारे में बहुत सारी बात करते हैं। हम इंडिया को एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। संदीप सर ने बहुत सारे डेटा पॉइंट्स आप लोगों को बताया। मैं एक सिंपल सी चीज़ आपको बोलता हूँ। आप मुझे बताइए कि 2013 में इंडिया का GDP कितना था? 1.8 ट्रिलियन। 1.8 ट्रिलियन। उस टाइम पे सेंसेक्स कितना था? सेंसेक्स ऑलमोस्ट 19,000 20,000 के आसपास दिसंबर की बात अगर हम करें तो उस टाइम पे पहुंच गया था, राइट। तब से लेके अब तक 10 सालों में GDP ग्रोथ अगर आप देखो तो GDP ऑलमोस्ट डबल हुआ है,
डबल से थोड़ा सा ज़्यादा। और हमारा जो सेंसेक्स है वो 3.5 टाइम्स, 3.5 to 4 टाइम्स। इस दौरान एनएवीज कितने बढ़े हैं? 10 टाइम्स। एनएवीज 10 टाइम्स हुए हैं। आप सेंसेक्स को शायद 70,000 पे आप देखते हो और इकोनॉमी यहाँ से ऑलमोस्ट डबल होने के चांसेस हैं। क्यों? आप 7% की इकोनॉमी आपकी ग्रो कर रही है 7% से, और 4% आप इन्फ्लेशन मान के चलो, तो 10 to 11% का ग्रोथ अगर होता है तो 7 से 8 साल में इकोनॉमी डबल यहाँ से हो सकता है, राइट? आप फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हो, आप यंगेस्ट पॉपुलेशन है आपके पास चीपेस्ट लेबर है, इतना हाई लेवल का कंजम्पशन है, सारे डेटा पॉइंट्स आपके फेवर में है, राइट? तो ये भी एक सिंपल थॉट है, इसे कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है, राइट? हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो डेफिनेटली हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो 3 मैसेजेस, पहली चीज़ एसेट एलोकेशन, दूसरा नेट सेल्स, और तीसरा कीप इट सिंपल। थैंक यू सो मच।